जय हिंद दोस्तों यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 121। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के फोर्स यानी वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए, समय बर्बाद न करते हुए चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A, दो समान द्रव्यमान वाले पिंड क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं, तो किसका संवेग अधिक होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जो संवेग जो होता है वो हमारा P बराबर एम भी होता है, जहाँ एम हमारा द्रव्यमान होता है पिंड का और वी यहाँ वेग होता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा द्रव्यमान है वो तो समान दे रखा है दोनों पिंड का, लेकिन वेग बी यानी सेकंड वाले का वेग अधिक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसका संवेग अधिक होगा? बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड ए, वी दो पिंड हैं, ब्रह्मावस्था में हैं, तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो दोस्तों जो जड़त्व होता है वो हमारा द्रव्यमान की माप होती है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका ही जड़त्व अधिक होगा। वैसे भी दोस्तों बता रखा है इसने कि वो ब्रह्मावस्था में है, अगर ब्रह्मावस्था में है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका ही जड़त्व अधिक होगा। तो क्लियर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी उसी का अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घूर्णन करती मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कोई मेज वृत्ताकार गति कर रही है और अचानक से एक लड़का आकर उस पर बैठ जाता है, तो इससे जो कोणीय वेग होता है ना वो घट जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गति के न्यूटन के नियमों में से किस नियम से दूसरे दो नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बताना है दोस्तों किस नियम से न्यूटन के और जो दो नियम है वो किस नियम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यानी जो दो और नियम है वो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि हमें किसी पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो और उस पर आरोपित बल का परिमाण व दिशा ज्ञात हो, तो हम गणना द्वारा पिंड का यानी क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमें ये दो चीज़ दे रखी हो, द्रव्यमान दे रखा हो और बल दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर m इंटू ए, जहाँ F हमारा बल होता है, m हमारा द्रव्यमान है और a जहाँ त्वरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हमें क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, औसत चाल और औसत वेग की संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इकाई या इकाई से कम। हमेशा देख लेना दोस्तों, औसत चाल और औसत वेग की जो अनुपात आप लोगे तो वो हो जाएगा आपका इकाई या इकाई से कम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु पर कोई वाहबल लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु के ऑप्शन दे रखे हैं इसमें दोस्तों, के जड़त्व के समानुपाती होता है, के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, पर लगे बल के समानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उस पर जो उत्पन्न त्वरण होता है वो वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इस कंडीशन में। तो दोस्तों संवेग परिवर्तन जो होगा हमारा, वो संवेग परिवर्तन क्या है, यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो 150 से 600 हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया। आप क्या करेंगे, हम 600 में से 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। 450 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितने समय में हुआ है संवेग परिवर्तन की दर यानी कितने समय में, समय को सेकंड में लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 120। 2 मिनट है दोस्तों इसलिए 120 सेकंड हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो 12 36 हो जाएगा पॉइंट लगाते ही, और ये हो जाएगा आपका 12 7 84 और 12 पंजे 60। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3.75 न्यूटन, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक गाड़ी को रोकने के लिए एक ही मंदक बल है, गाड़ी की गति दुगनी होने पर उसको रोकने की दूरी कितनी हो जाएगी। दोस्तों इस कंडीशन में एक बहुत ही खास शर्त है, वो याद रखनी होगी आपको। जो दूरी होती है ना वो इस कंडीशन में किसके समानुपाती होती है, वो होती है आपके अनुक्रमानुपाती, यानी वेग के वर्ग के। तो दोस्तों वेग कितना कर दिया, यानी उसकी गति कर दिया दोगुनी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चौगुनी, यानी 4 गुनी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, आरोपित बल की गणना कीजिए। दोस्तों वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूँ। जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो 500 से 800 हो गया, तो दोस्तों ये हो गया 300
समय परिवर्तन में कितना हो गया 300। कितने समय में हुआ है वो हुआ है आपका 1 मिनट में। 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 5 यानी 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, बताना है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। दोस्तों ये होता है स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरती है तो उछलती है, इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों इसमें होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यानी प्रत्यास्थता गुण होता है, उसके कारण ही ये उछलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने हैं। हुक्स के नियम पर कमानीदार तुला कार्य करती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों जब स्प्रिंग को हम तना के छोड़ देते हैं तो अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाती है वो, तो उस पर जो वो बल लगता है उसे पुनः उसी अवस्था में पहुंचाने के लिए, तो वो बल होता है प्रत्यानयन बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों ये होती है सुघट्यता, हिंदी में बोलते हैं इसे सुघट्यता। हुक्स नियम लागू होता है, तो दोस्तों इसकी भी कंडीशन होती है। हुक्स नियम किस पर लागू होता है? ये होता है प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है, उसके आगे ये फेल हो जाता है दोस्तों, हुक्स नियम जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंचुरी मापी से क्या मापा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंचुरी मापी से द्रव का प्रवाह यानी उसकी जो वेग होता है वो मापा जाता है। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब दोस्तों क्या होता है कि जब जहाज समुद्र से नदी में जा रहा होता है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं सॉरी दोस्तों, नदी से जब समुद्र में जा रहा होता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो समुद्र का जो जल होता है ना उसका घनत्व अधिक होता है, उसके कारण क्या होता है समुद्र थोड़ा ऊपर उठ जाता है। या हम समुद्र से नदी में जाएंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगा। यदि नदी से समुद्र में जा रहे हैं तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है जहाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्योंकि दोस्तों अभी बताया था ना कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण क्या होता है कि उसमें आसानी से तैरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी में तैरती किसी वस्तु का आभासी भार जो होता है वो दोस्तों शून्य होता है। कई बार हमने देखा है दोस्तों कि पानी में हम किसी भी चीज़ को आसानी से उठा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो आभासी भार जो होता है ना वो लगभग शून्य होता है। कितना होता है? आभासी भार शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।